हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ रहे हैं अपनी नई एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। सुपर वन शॉट होने वाला है। सुपर वन शॉट में आज इस चैप्टर के हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को हम खत्म करेंगे एंड एग्जाम से रिलेटेड आपसे जो भी पूछा जा सकता है आज सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है आदित्य कौशिक। आप सब मुझे प्यार से आदि भैया बुलाएंगे आज से। एंड चलिए आज के इस अमेजिंग फैंटास्टिक सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ नई एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज जो इस तरीके से दिखता है, जहां पे हमें सबसे पहले कुछ 3 सवाल दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारी नई बुक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है अब पढ़ने का, तो हम अपने पढ़ने का तरीका भी थोड़ा बदलेंगे। अब हम चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले चैप्टर के शुरू होने से पहले कुछ 3 सवाल है यहाँ पे, जो मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगा। यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चैप्टर के आखिर में आपको कुछ यहां पर 5 सवाल दिए हुए हैं। ये पांचों के पांचों सवाल आज इस वीडियो के बाद आपको इनके आंसर्स अच्छे से आते होंगे, ये आपके आदि भैया की गारंटी है। तो सुपर डुपर मस्ती, मौज और मजे के साथ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा एंड पूरा चैप्टर A to Z गारंटीड आपको 100% समझ में आएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स हैं जो आज कवर करने हैं एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ की क्वेश्चंस हैं, हमारे दिमाग में कुछ सवाल होने चाहिए इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। पहला सवाल, हम कैटेगराइज कैसे करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। दूसरा सवाल, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन लाइफ। तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है पूरी दुनिया में और इससे इंसानी लाइफ, ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ता है ये। और तीसरा सवाल, इंप्लीकेशंस क्या है अनसस्टेनेबल यूज के, यानी कि अगर हम नेचर को बिना सोचे समझे यूज करते जाएं तो उससे क्या असर पड़ेगा। ये 3 सवाल अपने दिमाग में रखना और अब इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक पे आते हैं, व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। दोस्तों, इससे पहले जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी जहां पे फर्स्ट चैप्टर हमारा रिसोर्सेज ही होता था, वहां पे भी यही सेम टॉपिक आता था। वेरी इजी कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है। इनफैक्ट कोई भी चीज में जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर कब रिसोर्स बनता है, इसका बड़ा इजी एग्जांपल और बड़ा इजी समझने का तरीका है। अब ध्यान से देखो, ये पानी की बोतल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, ये पानी की बोतल है, ठीक है। अगर ये पानी की बोतल जो है, इसमें मैं यहां से एक छेद कर दूं, बड़ा सा या छेद होता, तो क्या ये मेरे किसी काम की है? नहीं है ना, काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी रुकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इसमें अभी छेद नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इसको क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो ये क्या है, एक रिसोर्स है। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट हमारे नेचर में भी अप्लाई होता है। तो कोई भी नेचर की चीज तब हमारे लिए रिसोर्स बनती है जब ह्यूमंस उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है ना, जो कि हमारे एनवायरमेंट, ओहो झंडे आ गए दोस्तों, जो कि हमारी एनवायरमेंट में क्या है, ऑफ आर एनवायरमेंट, जो कि हमने नहीं बनाए, हमने तो नहीं बनाए। These elements transform into resources when humans utilize them। अब ये है बेटा पूरी की पूरी मेन लाइन। अगर ये लाइन तुमको समझ में आ गई, when humans utilize them for sustenance, जब हम ह्यूमंस उस चीज को यूटिलाइज करने लगते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, तब वो चीज हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाती है। एंड हम क्या कर सकते हैं उनसे, या तो हम उनसे नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो, जब तक एकदम क्लैरिटी ना आए तब तक मत समझना, ठीक है। देखो, अब एक एग्जाम्पल है वुड, ठीक है। वुड क्या है, हमें नेचर में मिलता है, बहुत सारे पेड़ हैं उनमें वुड होता है। अब वुड नेचुरली हमारे लिए कुछ नहीं है जब तक हम वुड को यूज ना करने लगे। हम वुड को कैसे यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में, है ना, टेबल, चेयर, ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम वुड को यूज कर रहे हैं कुछ नया प्रोडक्ट बनाने में। तो अब जो ये वुड है, ये वुड क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, है ना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सिंपल। अब ध्यान से देखो, किसी भी चीज को हम रिसोर्स कह पाए, इसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई प्रॉपर हमको एक तरीका चाहिए ना, हम आइडेंटिफाई कर सके क्या रिसोर्स है और क्या नहीं है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये 3 मेथड्स बनाए हैं। कोई भी चीज जो इन 3 चीजों पे खरी उतरती है वो एक रिसोर्स है। पहला कि भैया वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। क्या मतलब है इसका, देखिए, वी मस्ट possess द नेसेसरी टूल्स एंड मेथड्स टू एक्सेस द प्रोसेस द नेचुरल एलिमेंट इफेक्टिवली। यानी कि कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भैया चांद पे पानी है, क्या कह रहे हैं, चांद पे पानी है या मार्स पे पानी है, तो क्या वो हमारे लिए एक रिसोर्स है?
बिल्कुल नहीं है। वाई? बिकॉज राइट नाउ अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम चांद पे जाएं या मार्स पे जाएं और फिर वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर लें। या फिर हम कहें दोस्तों, जिस तरीके से यूरेनियम है उसी तरीके से प्लूटोनियम है, या फिर कुछ और नया एलिमेंट है जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं करा, वो हमारे लिए बहुत एनर्जी तगड़ी है। तो इस तरीके की चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो हेंस दीज आर नॉट अ रिसोर्स। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए जो कॉस्ट है उसको बनाने की, एक्सट्रैक्ट करने की, वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अगर ये लकड़ी है, मानो कुछ ऐसा होता कि एक टेबल बनाने के लिए हमको 10 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे होते, तो क्या ये एक रिसोर्स सही माना जाता? नहीं माना जाता, क्योंकि सेंस ही नहीं बना रहा। 50 करोड़ रुपए खर्च करके आप एक टेबल बनाओगे? नॉट फीजिबल, राइट? सो हेंस इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो कॉस्ट है, उसका जो पैसा है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में या उसको यूज करने में वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। एंड तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी सोसाइटियल वैल्यूज, ट्रेडिशंस या एथिकल कंसिडरेशंस के खिलाफ हो। ठीक है? तो एनीथिंग जो कि इन तीन चीजों को फॉलो कर जाए वो एक रिसोर्स है। इसका बहुत हजारों एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एयर। अगर हम एयर की बात करें, या चलो सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। हाँ भाई, सनलाइट हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोलर पैनल्स है। हो गया, टिक मार्क। दूसरा, क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल है? क्या वो महंगा पड़ता है? नहीं भाई, आज के समय पे कोई भी 5,000 6,000 रुपए में अपने घर पे सोलर पैनल लगवा सकता है और बहुत आराम से सोलर एनर्जी का फायदा उठा सकता है। बहुत ही बढ़िया। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या दुनिया उसको बुरा कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहती। दुनिया तो इनफैक्ट कहती है कि बहुत अच्छा है, आप सब अपने अपने घर में लगवाइए सोलर पैनल। तो हेंस ये क्या है? एक सक्सेसफुल रिसोर्स है। इस तरीके से आप हर रिसोर्स में चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जो इनमें से किसी न किसी पे खरी नहीं उतरेंगी, राइट? चलो, अब बात करते हैं भारत की। ये दोस्तों, ये अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सब कुछ हमारी पुरानी बुक में भी था, कुछ नया नहीं था। लेकिन अब जो हम अगले टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा है जो हमने पुरानी बुक्स में नहीं पढ़ा। यहां पे हमने बुक्स को इंडिया स्पेशलाइज कर दिया है। ये बुक्स अब भारत के लिए बनी है, तो यहां पर भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी जा रही है। दोस्तों, हमारे भारत में, हमारे धर्मों में नेचर को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। नेचर इज सेक्रेड फॉर अस इन इंडिया, है ना? कई इंडिजिनियस ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड नेचर को सेक्रेड माना जाता है। नेचर इज व्यूड एज अ नर्चरर। नेचर को कैसे माना गया? एक नर्चरर है, एक नरिशर है, जो हमें नरिश करता है, हमको सारी चीजें देता है। इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है तुलसी पूजा, है ना? हिंदू धर्म में बहुत नॉर्मल है, मेरे घर में भी तुलसी पूजन बड़ा नॉर्मल है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी होता होगा। तुलसी की पूजा की जाती है। तो क्या है तुलसी? व्हाट इज तुलसी? तुलसी इज जस्ट अ ट्री, राइट? वो एक पेड़ ही तो है। लेकिन हमारे धर्म में तुलसी को भगवान का दर्जा दिया गया है कि उसके नीचे हमेशा दिया जलता है, वहां भगवान की मूर्ति रख दी जाती है। तो इस तरीके से आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तरीका है कि आप कहिए अरे ये तो सब अंधभक्ति है, ये है वो है। दूसरा तरीका है, आप इसको समझ सकते हो, नेचर की केयर करने का एक दूसरा तरीका, कि हम नेचर की केयर ही तो कर रहे हैं। तुलसी की पूजा करना केयर ही तो है, राइट? चलो, अब इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीक्रेट ग्रुप्स। भारत में कुछ ऐसे ग्रुप्स, यानी क्या होता है बेटा? ग्रुप्स यानी कि पूरे जंगल। कुछ ऐसे जंगल हैं जहां पूरे के पूरे जंगल पवित्र माने जाते हैं, लोग जंगल कटने नहीं देते। कई ट्रेडिशंस में सेक्रेट ग्रुप्स मेंटेन किए जाते हैं, वेयर ट्रीज एंड अदर नेचुरल एलिमेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी कट, फॉस्टरिंग डीप कनेक्शन टू द लैंड। वहां के जो लोग होते हैं, वो कुछ भी हो जाए उन पेड़ों को कटने नहीं देते, क्योंकि वो पेड़ों को क्या मानते हैं? पूजते हैं, भगवान मानते हैं इस जंगल को, है ना? ऑनरिंग रिचुअल्स। कई ऐसे रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जहां पे हम नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते हैं, जैसे कि वाटर की, सन की, अर्थ की, रिकॉग्नाइजिंग देयर लाइफ, गिविंग एसेंस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों क्या है? हर नेचुरल एलिमेंट को भगवान से जोड़ा गया है। सन इज अ गॉड, वाटर इज अ गॉड, राइट? गंगा मां, इसके साथ साथ सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है? इन सारी चीजों में हम नेचुरल एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आज के समय में ऑल्दो मैं मानूंगा कि धर्म को लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया है, एंड थोड़ा सा बीच में एक हल्का सा करप्शन आ गया। अब लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हम नेचर को रिस्पेक्ट दे सकें, अब लोग या तो आदत में कर रहे हैं कि बस, या शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल हमें समझने वाली बात यह है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में जो एक्चुअल ट्रेडिशन है, वो यही है कि नेचर को
प्रोटेक्ट करना होता है। तीसरा है बेटा सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसिंग क्या है? सिंपल है, जनरेशन से ऐसी नॉलेज पास ऑन करी जा रही है जहां पे जो खेती बाड़ी है वो इस तरीके से की जाए जहां पे अपनी जो जमीन है उसकी पूजा की तरह की जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लैंड है तो किसान चाह रहा है मैं उस लैंड को एकदम लूट लूं, इसमें चाहे ये लैंड खराब हो जाए लेकिन इतना पैसा कमा लूं, ऐसा नहीं है। जो भी एक किसान होगा दोस्तों वो हमेशा अपने लैंड से बहुत प्यार करेगा, है ना। यही हमारे ट्रेडिशन में हमको पास ऑन किया गया। तो ये जो था इससे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इस चैप्टर से आप भी कुछ सीखे ना, ऐसा ना हो कि बस पढ़ते चले जाएं और कुछ सीखा ही नहीं। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। ये आपके टीचर्स का फेवरेट सवाल होता है, भैया बताइए कौन कौन सी कैटेगरी है इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स की। तो दोस्तों रिसोर्सेज के लिए या नेचुरल रिसोर्स को इस चैप्टर में दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो तरीके से। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, ठीक है। सो द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो मेरे साथ, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे नेचुरल रिसोर्स। तो इन दो तरीके में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स को भी हम आगे जाके तीन तरीके में क्लासिफाई करेंगे, 1 2 3, जो कि ये रहे 1 2 3। पहला है रिसोर्सेज जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए, यानी कि वो रिसोर्सेज जिसके बिना हम जी नहीं सकते। दूसरे हैं रिसोर्सेज जो कि एसेंशियल है मटेरियल्स के लिए, जिनसे हम कुछ बना सकते हैं। और तीसरा रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं। बड़ा सिंपल है, देखिए रिसोर्सेज को जो एसेंशियल है लाइफ के लिए उसका एग्जांपल क्या है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, जो डायरेक्टली हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हवा ना हो तो क्या होगा, मर जाएंगे। सोलर लाइट ना हो तो क्या होगा, मर जाएंगे। पानी ना हो तो क्या होगा, मर जाएंगे। सॉइल ना हो तो क्या होगा, खाना कहां से खाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक एकदम ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम ईजी। दूसरा रिसोर्स फॉर मटेरियल, ये सारी वो मटेरियल, सारे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे आपके क्या आ गया, आपका आ गया वुड, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल लिया वुड का, जिससे हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वुड से आप एक चेयर बना सकते हो, इजंट दैट सिंपल। इसके अलावा आप बहुत सारे प्लांट से दवाइयां बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके डायरेक्टली मटेरियल से किसमें बन जाती हैं, एक मटेरियल में बन जाती है, रिसोर्स से। एंड तीसरा है रिसोर्स फॉर एनर्जी। तो भैया तीन तरीके के हमने दो तीन पता है आपको, जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का जो एनर्जी बनाते हैं। ये हमारे पास तो नहीं है, हमने थोड़ी बनाए हैं, ना हमने पेट्रोल बनाया, ना हमने एलपीजी बनाई, ना नेचुरल गैस बनाई, ना हमने कोल बनाया, लेकिन ये सब हमें नेचर ने दी। एंड आज हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन्हीं के कारण। पेट्रोल से आपकी बाइक या आपकी कार चलती है, एलपीजी या सीएनजी, जो हम एलपीजी घर पे यूज करते हैं सिलेंडर्स में, सीएनजी भी हमारी कार में डलती है ना। नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। कोल, कोयले से तो एक समय पे, अब तो कोयले का यूज बहुत कम हो गया क्योंकि कोयला ही दुनिया में लिमिटेड बचा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब कोयले का यूटिलाइजेशन इतना था कि स्टीम इंजन कोयले से चल रहे हैं, फैक्ट्रीज कोयले से चल रही हैं, एवरीथिंग, सब कुछ कोयले से चलता था, एक ऐसा समय था, ठीक है। अब दूसरा कैटेगराइजेशन जो है वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का, है ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं तीन चीजें हैं। पहला क्या है, फॉर लाइफ, फॉर मटेरियल, इस तरीके से चार्ट आप भी बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको इजीली याद रहे, मटेरियल और फॉर पावर, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहां क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां इजी है, जो आप 100 साल से पढ़ते आ रहे हो। एक है रिन्यूएबल और दूसरा है बबुआ नॉन रिन्यूएबल। क्या, नॉन रिन्यूएबल। ये क्या है, एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाता है। देखो बेटा, तो अच्छा, इससे पहले हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे चले, एक बार जरा इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले वो रिसोर्सेज जो हमारे एसेंशियल है लाइफ के लिए, जैसे कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, पानी जो हम पीते हैं, फूड जो हम खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, दैट इज वेरी इजी। दीज आर
एसेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट आर दीज एसेंशियल रिसोर्सेज? और इन्हें हम बना नहीं सकते, दीज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। हम हवा नहीं बना सकते, हम पानी नहीं बना सकते, लिमिटेड है दुनिया में जितना पानी है, हवा है। और ह्यूमंस पूरी तरह नेचर पर डिपेंड है इसके लिए ना, पूरी तरह नेचर पर डिपेंड है। सही बात है। मटीरियल्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स क्या बनाते हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं कि नहीं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स से ही तो बनाते हैं। एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, या फिर आर्टिस्टिक कार्विंग डिजाइन बन सकती है। पत्थर से बिल्डिंग या स्कल्पचर बनते हैं, है ना। उसके अलावा मेटल से टूल, मशीनरी, ज्वेलरी सब मेटल से बनती है। तो भैया ये सब कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। हम थोड़ी बना रहे हैं पूरा, हम तो केवल बनी बनाई चीज को किसी सुंदर चीज में बदल रहे हैं। बाकी तो मेन रॉ मटेरियल तो हमें नेचर ने ही दिया है कि नहीं? एंड तीसरा आता है फॉर एनर्जी। बहुत इजी है। एनर्जी क्या है? कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न लिविंग का। आज की दुनिया में अगर एनर्जी ना हो तो भैया जीवन एकदम बेकार है, ऐसा लगेगा क्या है। क्योंकि अब हम झिंगा लाला हु करके जंगलों में तो नहीं घूम सकते, ना हंटिंग गैदरिंग कर सकते। अब हमें मॉडर्न समाज में जीना है जहां मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है और बहुत कुछ है ना, सोशल मीडिया है, और सब चीजों के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग, जो कि आज हमारी बिल्डिंग्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, प्रोडक्शन को, हर चीज में पावर करता है। एनर्जी में क्या आता है? देखिए, एनर्जी में आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब आ गया। देखो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लेके आया हूं, ये लिख दोगे तो पेपर में फुल मार्क गारंटीड है। फ्लोइंग वाटर क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोइंग वाटर कहां से मिलता है? नेचर से मिलता है, हमने तो घर से तो नहीं बनाया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके, अच्छा ये अलग पढ़ेंगे, लेकिन सनलाइट और विंड ये भी क्या है? पावर के सोर्स है। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है? पावर के सोर्स है। बेटा न्यूक्लियर बम फोड़ दिया जाता है, तो ये न्यूक्लियर बम जो है ये इंसानों ने बनाया है, लेकिन किससे बनाया है? बिल्कुल सही, एक सर्टेन टाइप के एलिमेंट से बनाया है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन्हीं से तो बनाया है। ये नेचर ने दिया, हमने थोड़ी बना दिए। तो सोचने वाली बात है, इंसानों ने कुछ बनाया भी है आखिर कि नहीं बनाया है? बनाया है भाई, बनाया। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, नेचर का एक बड़ा बेहतरीन प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। हमारे पूरे नेचर में ही एक सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे पर्सनली लगती है वो यही है, हमारे चोट लग जाए तो जादू की तरह अपने आप ठीक हो जाता है। आज के समय में वो हमने इतना नॉर्मली देखा है तो हमें वो जादू नहीं लगता, लेकिन वही मूवी में थोड़ा फास्ट हो जाए तो हमें जादू लगता है ना। किसी मूवी में आप देखिए जहां हीरो विलन को एक घूंसा मारता है, विलन का मुंह उड़ जाता है, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर विलन का मुंह वापस जिंदा हो जाता है ना, वापस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन या फिर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज टूटी फूटी हो उसको ठीक किया जाए, और रीजनरेशन यानी कि पूरी तरह खराब हो गई फिर से बनाया जाए। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बातचीत तो कर लें। तो आप ध्यान से सुनो, मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है, हमारा बॉडी भी तो ऐसी है, हमारा नेचर भी ऐसा है। अगर आपके कहीं कोई कट लग जाए, कहीं कोई चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, भाई अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो हम ऐसे सोचते हैं अरे ये तो बेकार है, ये तो कोई जादू नहीं है, इट इज नॉट मैजिक। बट ये थोड़ा जल्दी हो रहा होता तो मैजिक बोल देते हम। तो दोस्तों ये हमारे पूरे नेचर में, आप पेड़ का एक क्या कहते हैं, टहनी, है ना, एक टहनी काट दें, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद वो टहनी फिर उग जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ आवर नेचर, कि अगर हम नेचर को सही समय दें तो वो रिस्टोर हो सकती है। अच्छा इसका एक पूरा चार्ट है, देखो यहां से देखो। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कहां से? सबसे पहले शुरुआत होती है दोस्तों आपके ग्रोथ से। तो नई, मान लो कोई भी चीज है इस दुनिया में, सबसे पहले वो शुरुआत होती है। चाहे एक बेबी की बात करो, तो एक बेबी जो एक माँ के पेट में पैदा होता है, या फिर आप एक प्लांट की बात करो जिसका जन्म एक सीड से होता है। तो यहां पर एक सीड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो भाई नई लाइफ एमर्ज होती है सीड से, जैसे कि प्लांट्स और ट्रीज बनते हैं। अब ये प्लांट्स और ट्रीज बनके इनकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद ये मच्योर हो जाते हैं। एक समय आता है कि ये सीड था, लेकिन अब ये पूरा एकदम ट्री बन गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप एंड थ्राइव इन दिस इकोसिस्टम। अब इस ट्री पे बहुत सारी चिड़िया भी रहेंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पता नहीं व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें इसमें अंदर रहेंगी, और ये हमारे एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा ट्री। फिर क्या होगा? फिर ये ट्री खत्म हो जाएगा। नेचुरल एलिमेंट्स इवेंचुअली एज एंड फॉल। हर चीज जो नेचर में है उसका कोई ना कोई अंत भी है। एवरीथिंग हैज सर्टेनली एंड, एक एंड पॉइंट है ना। कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही सत्य है, वो सत्य है मृत्यु। बाकी सब तो बीच का मतलब टेम्पररी है। द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ इज द डेथ, और वो सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है, वो हर चीज की है। एवरी नेचुरल थिंग हैज अ डेथ। सो सिमिलरली क्या होगा? अब इस ट्री की डेथ हो जाएगी, फिर क्या होगा? ये जो ट्री है, हमारे नेचर का प्रोसेस देखिए आगे तक का,
अब ये ट्री को डिकम्पोज करेगा, बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट्स इसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड डिकम्पोज कर देंगे, और ये डिकम्पोज चीजें अब एनरिचमेंट का काम करेंगी। अब ये डिकम्पोज्ड मटेरियल जो है क्या बनेगा, सॉइल का पार्ट बनेगा, जिससे सॉइल और बेहतर होगी, और फिर इसी सॉइल में एक नया ट्री उग जाएगा। ये पूरा जो सुंदर ब्यूटीफुल चार्ट है ये हमारे नेचर में बना हुआ है। तो नेचर फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे, हीलिंग इटसेल्फ, क्या करता है, हीलिंग इटसेल्फ एंड क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ इन कंटिन्यूअस साइकिल, जहां पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता, नथिंग इज वेस्ट। हम करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर नेचर का देखा जाए तो नेचर में एवरीथिंग इज सो परफेक्टली मेड, कुछ भी वहां पे वेस्ट नहीं होता है। अब देखते हैं कि ये व्हेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकम नॉन रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। वो रिसोर्सेज जो भैया क्या है, लिमिटेड है, हमारे पास खत्म हो जाएंगे, वो कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोयला, कोल। अब देखा जाए तो आदि भैया कोल भी तो बनता ही है, बिल्कुल सही, लेकिन कोल को बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारे पास तो है नहीं, ये भी नहीं पता कि हमारी स्पीशीज के पास भी है कि नहीं है। हेंस हमारी स्पीशीज ने इनको कंसिडर कर लिया है एज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी रीजनरेट होते हैं, जैसे कि आपकी हवा, विंड एनर्जी या सनलाइट। भैया इन सनलाइट को हम खत्म नहीं कर सकते, ये आती रहेगी, हवा बहती रहेगी, पानी चलता रहेगा, तो ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी है, और जो खत्म हो जाए वो नॉन रिन्यूएबल है। अब सवाल है कि कब रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल बन जाता है, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स जो कि है तो हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट में, मतलब वो बार बार बन रहा है, बार बार बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो नॉन रिन्यूएबल हो गया, यानी कि वो खत्म होने के कगार पे है। तो देखो बड़े एग्जांपल समझाता हूं, 4 ऑप्शन है। पहला ओवन हार्वेस्टिंग, कि भैया आप कर क्या रहे हो, आप मान लो टिम्बर है, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी होती है, तो टिम्बर हमें चाहिए अपना प्रोडक्शन के लिए, फर्नीचर की मुझे कंपनी खोलनी है। अब मैं अपनी फर्नीचर कंपनी बनाने के लिए इतना पागल हो गया हूं, इतना पागल हो गया हूं कि मैं लकड़ी ऐसे काटे जा रहा हूं, काटे जा रहा हूं, काटे जा रहा हूं, कि मैं लकड़ी को इस तरीके से काटे जा रहा हूं कि मैं ये नहीं सोच रहा भैया अगर मैं इतनी तेज काटूंगा तो लकड़ी को उगने में 10 से 15 साल लगते हैं, वो वाला टाइम तो गायब ही हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। सो ओवर हार्वेस्टिंग, कि भाई यूटिलाइज करो, लेकिन उसको थोड़ा टाइम तो दो कि भाई वापस से 15 साल में वो उग पाए। दूसरा, पॉल्यूशन, भैया इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज होता है सीधे रिवर्स में, यानी कि इंडस्ट्री से कूड़ा निकला जिसमें दुनिया भर के पॉल्यूशंस हैं, केमिकल्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जो सीधे जाके नदी में मिल गया। इसी नदी का पानी पूरी दुनिया के लोग पीते हैं, यही तो फ्रेश वाटर है, इसमें हमने कूड़ा डाल दिया। इससे क्या होगा, जो नेचर की साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगा वाटर सिस्टम, एक्वस जो वहां के जानवर हैं, अंदर प्रजातियां वो मर जाएंगी, और ये पानी खराब हो जाएगा। तीसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, भैया किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो वो खत्म ही हो जाएगी ना। अब जैसे मछलियां, अब भाई मछलियों की कोई कमी है दुनिया में, लेकिन हम बना रहे, क्योंकि हम इतने ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है कि हमें रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है फूड, कि भैया मछली खानी है, मछली खानी है, मछली खानी है। अब मछली खाने के लिए इतनी तेजी से फिशिंग हो रही है, इतनी तेजी से फिशिंग हो रही है कि मछलियां ही समाप्त होती जा रही हैं। और सारी मछलियां नहीं हो रही, आपको आदि भैया नहीं यार बहुत मछलियां, बेटा स्पीशीज समाप्त हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है ना, एक सर्टेन मान लो एक स्पीशीज है टूना, टूना मछली बहुत खाई जाती है, किस किस ने खाई है जरा कमेंट करके बताना। टूना मछली जिन्हें खानी है उसके लिए टूना मछली की बहुत तेजी से फिशिंग हो रही है, लेकिन इसीलिए इस मछली की जो स्पीशीज है वो डिक्लाइन होती जा रही है। चौथा ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, भैया ये तो इंसानों ने इसमें सबसे बड़ा हाथ है कि हम जितनी तेजी से खिलवाड़ कर रहे हैं अपने पूरे क्लाइमेट के साथ, पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लगातार हम गंदगी दुनिया भर में फैलाते जा रहे हैं, ओशंस अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का। इससे हो क्या रहा है, इससे हमारे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। और राइजिंग टेम्परेचर जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे अर्थ के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। चलो अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे इकोसिस्टम फंक्शंस। यहां पे मैं एक स्टार लगाता हूं क्योंकि आपकी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। रेड फ्लैग लगा दिए इसका मतलब ये नहीं है ये रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग लगा दिए इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, ठीक है, ज्यादा सोशल मीडिया मत चलाया करो। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कलर लेते हैं। देखिए इकोसिस्टम फंक्शन और इकोसिस्टम सर्विसेज होते क्या है, देखो
इकोसिस्टम फंक्शंस यानी कि नेचर के कुछ इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग। जैसे कि फंक्शंस क्या होते हैं कि भैया एक टीचर का क्या फंक्शन है, एक टीचर का फंक्शन है टू टीच, इट इज माय जॉब टू टीच यू गाइस, राइट। एक स्टूडेंट का फंक्शन है टू स्टडी, राइट। सिमिलरली एक कंप्यूटर का फंक्शन है कि इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना। तो सिंपल, अब आपको फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। फंक्शन यानी कि अ सेट ऑफ प्रोसेस जिससे हम कोई सर्टेन आउटपुट देते हैं। हमारे इकोसिस्टम भी कुछ फंक्शन करता है, जैसे कि एग्जांपल देखो फिर समझोगे। जैसे कि ट्रीज जो है वो क्या है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं एंड CO2 को इनटेक करती हैं। ये इनटेक वाला प्रोसेस अभी समझ में आएगा, लेकिन ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, ये काम है। फॉरेस्ट जो है वो वाटर को फिल्टर करते हैं। वेटलैंड्स जो है वो फ्लड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। अब ये सारी चीजें क्या है, सोच के देखो, ये सारी चीजें हमारे नेचर में एक काम की तरह होती हैं, मतलब होती ही होती हैं। अगर ट्रीज है तो ट्रीज का काम है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है उनका मन कर रहा है हम नहीं कर रहे भैया ऑक्सीजन प्रोड्यूस, हमारा मन करे हम नहीं करें, ऐसा नहीं होता, वो करते ही हैं। इट इज देयर फंक्शन। सिमिलरली फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, वो पानी को साफ कर देते हैं। सिमिलरली जो वेटलैंड्स होते हैं, कहीं पे बहुत बाढ़ आती है और फ्लड, जो वेटलैंड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे पानी को। एंड सबसे तगड़ी चीज सॉइल, आपने कोई देखा कभी कोई जानवर मर जाए मिट्टी में, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या है, क्योंकि हमारे अर्थ ने एक ऐसा फंक्शन बना रखा है कि हर चीज जिसकी डेथ हो गई वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम फंक्शंस। अब सिमिलरली इसी इकोसिस्टम फंक्शंस का जब हम फायदा उठाने लगते हैं, when we take the advantage of ecosystem functions, हम इन्हें कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक सर्विस क्या है, हमने एयर ली ब्रीथ के लिए, तो भैया ये ट्रीज हैं, ये ट्रीज हैं और ये हम हैं, ठीक है। हम क्या छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन। और हम दोनों के बीच में शानदार रिलेशन चल रहा है, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए ऑक्सीजन, लेन देन चल रहा है, बढ़िया अपना जीवन चल रहा है। ये क्या है, एक सर्विस है। प्यूरिफाइड वाटर टू ड्रिंक आज हमें मिलता है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड और पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो जो जो काम यहां से हो रहा है उस काम का फायदा हमको यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम की सर्विस। इकोसिस्टम ने कोई काम किया, उसके कारण हमें कोई सर्विस मिल गई इकोसिस्टम की, तो मजा आ गया, ये हमारे लिए इकोसिस्टम सर्विस है। ठीक है, चलो अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो सारे वो रिसोर्सेज, ठीक है, जो एक इतने लंबे टाइम पे बनते हैं जिसको ह्यूमन स्पीशीज में हम नहीं मान सकते। जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिनरल और मेटल्स और रेयर एलिमेंट जो अर्थ में मिलते हैं, ये सब हम ऐसे नहीं मिल सकते। इन्हीं की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल देखो, इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट कोल है, हमारे पास बड़ा कोयला था, लेकिन लास्ट 50 सालों में हमने इतनी तेजी से कोयले का इस्तेमाल करा कि आज कोयला क्या है, आज के समय में कोयला एकदम खत्म होने की कगार पे है। वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट हो चुका है। वंस एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, इन्हें वापस से नहीं बनाया जा सकता। एक बार अगर ये खत्म हो गए तो खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिसएडवांटेज है यार नेचुरल रिसोर्स का कि भैया वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। देखो कहीं पे बहुत ज्यादा है और जहां पे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन सेटलमेंट्स बदलते हैं। अगर आप देखें इंडिया में जो ये वाला रीजन है, ये रीजन है ना, इस रीजन में ज्यादा लोग रहते हैं। अब ऊपर जो हिमालयन रीजन है यहाँ कम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे क्या है, वहां पे हमारे नेचर ने पहाड़ बना दी, हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज पर रहना मुश्किल है। सो ये जो नेचुरल रिसोर्स जहां जितना है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, ह्यूमंस अफेक्ट होते हैं। शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन, डिटरमाइन ट्रेड पैटर्न, इससे ही पता चलता है कि भैया ट्रेड पैटर्न कैसा होगा, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे होंगे। इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, कैन ट्रिगर कन्फ्लिक्ट्स एंड रिसोर्स वॉर्स। कई बार इस रिसोर्स डिफरेंस के कारण जंगें भी छिड़ जाती हैं। देखिए इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज जो है वो हमेशा लोकेट होती हैं नियर नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि उससे क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अगर नेचुरल रिसोर्स है किसी एरिया में तो वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन अगर वहां पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो वहां पे कम इंडस्ट्रीज होंगी। ट्रेड रिलेशंस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी से हमारा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड ड्राइव होता है। भैया पूरी दुनिया में व्यापार कहां से होगा, रिसोर्स चाहिए तभी तो व्यापार होगा।
है ना, कोयला बिकेगा, सामान बिकेगा, तभी तो व्यापार होगा, और सामान कहां बिकेगा यही मैटर करता है। तो इसीलिए जहां पे ज्यादा, जिस रीजन में आपको ज्यादा नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे वहां पे बिजनेस भी ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा है सोशल कॉस्ट। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैन डिस्प्लेस लोकल पॉपुलेशन, थ्रेटन सैक्रेड प्लेसेस एंड क्रिएट एनवायरमेंटल डैमेज। भैया कई बार रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहीं पे माइन बनानी है, खदान बनानी है, उसके ऊपर क्या है, बढ़िया बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या किया जाएगा, उन सब लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। भाई तुम यहां से हटो, यहां पे हम माइन बनाएंगे, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना देंगे। तो ये सब क्या है, इसके वजह से सोशल खतरा आता है। और यूनिक प्रोडक्ट, कई बार लोकल रिसोर्स जो होते हैं वो ह्यूमन नॉलेज के साथ कंबाइन करके वहां की स्पेशल चीज बना दी जाती है ना। जैसे कि इंडिया में देखो तो एक वुड स्टील बनती थी इंडिया में, जो इंडिया में ही बनती थी, शानदार चीज, ठीक है। अब एक बढ़िया चीज है भैया, इंडिया पाकिस्तान में देखो, इंडिया पाकिस्तान में आपको पता होगा कि अभी जब पाकिस्तान में क्या हुआ था, हमारे पहलगाम में अटैक हुआ था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का। तो भैया ये क्रॉस बॉर्डर चैलेंज क्या है कि कई बार क्या होता है, जो नेचर है, नेचर तो ये देख के नहीं बनाता कि नहीं भैया मैं इंडिया का हिस्सा हूं तो मैं इंडिया में नदी यहां से मुड़ जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। इंडिया बाद में बना है, नेचर पहले से था। नेचर डज नॉट रिस्पेक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसको फर्क नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है, नेचर पहले है, देश बाद में है। तो भैया इसी के कारण क्या होता है, कई नदियां हैं वो एक से दो देशों में बहती हैं, कई जंगल है वो अलग अलग देशों के होते हैं, है ना। एयर पोल्यूशन एक देश की ट्रैवल कर रही है दूसरे देश में, ओशन रिसोर्सेज एक देश के कई देश शेयर कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण कई देश आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, या फिर उनके अलग रिलेशंस बन जाते हैं इन ट्रेड के कारण, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अरे भैया देखिए, अब दोस्तों आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसके आगे भी हम थोड़े से रेड फ्लैग्स लगा दें, रेड फ्लैग, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, द नेचुरल रिसोर्स कर्स। सिंपल है, इजी भाषा में बताता हूं, यहां इतना लंबा राम कथा इतनी पूरी पढ़ने की नीड नहीं है। देखो बेटा, अगर किसी देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश नंबर 1 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया, हमने तो कहा था आदि भैया जहां जितने नेचुरल रिसोर्स वो देश उतना बड़ा ना, ऐसा नहीं होता। मैटर ये करता है कि किस देश की पॉपुलेशन कितनी इफेक्टिव है, वहां का ह्यूमन जो रिसोर्स है, वहां के जो लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, यही मेन चीज है, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्स कर्स, जिसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी के नाम से भी जाना जाता है, देख लो सुन लो, इस नाम से भी आए, घबरा मत जाना। ये डिस्क्राइब करता है कि कुछ रीजन जो नेचुरल रिसोर्स में बड़े रिच हैं, उनमें भी कई बार स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वो उसी पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे मिडिल ईस्ट देखो, है ना, दुबई, सऊदी, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा तेल मिला, तेल मिलने से पहले ये एकदम बंजर देश थे, कुछ था ही नहीं। जैसे यहाँ तेल मिला भैया, बहुत पैसा आने लगा, लेकिन अब पैसा आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है सऊदी, यूएसए, चाइना इनसे आगे निकल गया? नहीं निकल पाया ना। क्यों? क्योंकि सऊदी या फिर इस तरीके के जो देश हैं जहां पे एक ही नेचुरल रिसोर्स बहुत हो जाता है, ये इनका होता क्या है कि ये नई चीजों पे ट्राई नहीं करते, इन्वेंशन की तरफ नहीं जाते, इसी को बेच बेच के पैसा कमाते रहते हैं, मतलब बैठे लेजी हो जाते हैं। सिंपल सी बात क्या है, दे बिकम लेजी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है कि इकोनॉमीज फेल टू डेवलप वैल्यू एडिंग इंडस्ट्रीज, कि भैया ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं बनाते हैं नए नए जिससे फायदा हो। जैसे कि यूएस के पास बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्स हैं, ऑल्दो अच्छा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी यूएस में वर्ल्ड का सबसे शानदार स्टार्टअप इकोसिस्टम है। क्यों है? उनको जरूरत नहीं थी, वो अपने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते, नहीं किया ना, उसका भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपनी स्टार्टअप इकोनॉमी भी बनाई, आईटी इंडस्ट्री में भी बढ़े, हर चीज में, हर इंडस्ट्री को उन्होंने अच्छे से बनाया। यही रीजन है कि आज यूएसए बाकी देशों से इतना आगे है। चाइना में तो कोई नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, आप सोचिए, तब भी वो इतना शानदार देश है। वाई? बिकॉज दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट, देयर ह्यूमन रिसोर्स, कि भैया हमारे देश के जो लोग हैं ये एफिशिएंट रहे। सो इट मींस कि किसी देश के पास अगर ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हो, डज नॉट मीन कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये सारे अच्छे पॉइंटर्स हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, और पेपर में इस तरीके से लिख के आना, ये जो भाषण दे रहा हूं ऐसे मत लिख के आना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए। चलो अब भाई आगे बात करते हैं, अनदर रेड फ्लैग इस चैप्टर का, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नया नाम आता है एक्चुअली ये, तो नए नाम की वजह से इसको बहुत ज्यादा यूज करा गया है। इस नाम का नाम है स्टूवर्डशिप। तो स्टूवर्डशिप इज नथिंग, हम पिछले साल तक इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते थे जिसे हम कहते थे सस्टेनेबल यूज। अब इसकी जगह एक नया फैंसी नाम डाल दिया है, सस्टेनेबल यूज की जगह आप बोलिए स्टूवर्डशिप। तो स्टूवर्डशिप का मतलब क्या है, यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्स सस्टेनेबली सो दैट द फ्यूचर जनरेशंस कैन आल्सो यूज इट। मतलब ऐसे नहीं यूज करना कि आज ही खत्म कर दो। देखिए, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर कि हम अपने नेचर की रिस्पेक्ट करें, उसको क्या करें,
रिस्टोरेशन में हेल्प करें। रिस्टोरेशन यानी कि हेल्प डैमेज्ड इकोसिस्टम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हेल्दी स्टेट। रीजनरेशन में हेल्प करें, सपोर्ट करें नेचर की एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल बताता हूं, अगर कहीं पे जमीन बंजर हो गई है, अगर कहीं पे जमीन बंजर हो गई है, तो भैया अब आप केवल नेचर को 4-5 साल के लिए वो जमीन वहां छोड़ दो, कुछ मत करो, देखना वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सिमिलरली अगर कहीं से सारे पेड़ कट गए हैं, कोई नहीं, वहां पे पेड़ लगा दो, रीजनरेट कर दो भाई, जंगल फिर से बना दो, और रिस्पॉन्सिबल यूज करो। यही स्टुअर्डशिप है। यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियली वाइल डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स बनाओ और इसको जुडिशियली यूज करो। ठीक है, स्टुअर्डशिप क्लियर हो गया। अब इसी के लिए कुछ केस स्टडीज हैं, बहुत शॉर्ट में फटाफट बताता हूं। देखो पंजाब में हुआ क्या था, पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि इंडिया में जब देश को आजादी मिली तो हमारे देश को जरूरत थी कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से डेवलप करने की। ऐसे में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, हर 5 साल के लिए एक प्रोग्राम लाया गया। 5 साल तक गवर्नमेंट सिर्फ उसी पे फोकस करती थी, उसी के लिए नई स्कीमें लाती थी। तो एक समय आया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उस समय पे 5-6 साल तक केवल और केवल सरकार खेती बाड़ी को प्रमोट कर रही थी। इसी समय में पंजाब जो है, पंजाब में बहुत तेजी से खेतीबाड़ी शुरू हुई, क्योंकि उस समय वहां पे क्या मिलने शुरू हुए, हाई यील्डिंग क्रॉप, है ना। तो बेटा ये एक तरीके के बीज होते हैं जिससे थोड़ा फसल ज्यादा आती है। तो सरकार ने बहुत बांटे, सस्ते रेट में दिए, और लोग भैया इतना इरिगेशन करने लगे, इतना इरिगेशन करने लगे कि ये भूल ही गए कि पानी भी एक लिमिटेड चीज है। और आज के समय में क्या हुआ, ग्राउंड वाटर जो है वो इतना इनएक्सेसिबल हो गया है कि 30 मीटर गहरा आपको गड्ढा करना पड़ता है, तब आपको ग्राउंड वाटर मिलता है। वहीं पे अगर आप देखें देहरादून जैसी जगह में या पहाड़ों में, वहां पे आपको 4 या 5 मीटर खोदते ही पानी मिल जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे आपको 30 मीटर अंदर जाना पड़ा। ये हालत देखो, जहां एकदम रेड है वहां पे आप सोचिए, वहां पे 30 मीटर 50 किलोमीटर तक क्या है, पानी नहीं है, इतना गहराई तक पानी नहीं है। समझ में आया? तो ऑलमोस्ट 80% पंजाब को ओवर एक्सप्लॉइटेड मान लिया गया कि भैया ओवर एक्सप्लॉइट हो गया, इसको अब बख्श देते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, वृक्ष आयुर्वेद। ये क्या है, एक एंशिएंट इंडियन बोटानिकल साइंस है जिसका मेन काम क्या है, प्लांट्स की देखरेख करना। इसके ऊपर ये साइंस है। हमारे देश में ये आयुर्वेद है ना, जैसे ऐसी वृक्ष आयुर्वेद है। तो भैया पेड़ों को, इंसानों को कैसे बचाना है, आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद, वृक्षों को कैसे बचाना है, वृक्षों को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये अराउंड 10th सेंचुरी के आसपास की है। प्रोवाइड करती है हमें कि प्लांट्स को किस तरीके के सॉइल में उगाना चाहिए, मतलब बेसिकली प्लांट्स की एनसाइक्लोपीडिया है। कौन सा पेड़ किस तरीके से उगता है, कहां उगाना जाना चाहिए, कौन सी स्पीशीज किस सीजन में बढ़िया होती है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब देखिए सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सिक्किम क्या है, सिक्किम में भैया एक कहानी है। पेमा एक लड़की थी जिसका फैमिली जो थी उनमें बड़ी दिक्कत थी कि वहां पे क्या हो रहा था, जो यील्ड है, फसल है, वो लगातार कम होती जा रही थी, और उनके ऊपर बहुत सारी खेती बाड़ी का जो कर्जा है वो कर्जा होता जा रहा था। फिर क्या हुआ, एक समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि आप सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, जिससे क्या होगा, यील्ड्स जो है यानी कि फसल जो निकली है वो कम होगी, लेकिन आप करिए, करते रहिए। और फिर देखिए जादू, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो लैंड खराब हो गया है केमिकल यूज कर करके, वो सही हो जाएगा। ये होता रहा। कुछ साल तक फैमिली की दिक्कत आई, लेकिन कुछ साल तक वो हार नहीं माने, लगातार 5 साल तक करने के बाद अब क्या हुआ, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के कारण उनका खेत बहुत हरा भरा हो गया और बहुत शानदार हो गया। इनफैक्ट स्टेट का अचीवमेंट देखिए, 2016 में सिक्किम इंडिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है भैया, कोई केमिकल यूज नहीं होता सिक्किम में। तो भाई सिक्किम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो लोग सिक्किम से है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, एक बार कमेंट में लिख दे सिक्किम ओपी। चलो अब हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप की। दोस्तों लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या करा है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल अलायंस, एक डील करी है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, IASE 2015 में। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कोalition है, एक ऐसी डील है जहां पे दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगी कि किस तरीके से हम सोलर एनर्जी को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके चलते बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड बनाए गए हैं। यहां पे टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर करी जाती है। इंडिया के पास जो एक्सपर्ट्स हैं, फ्रांस के पास जो एक्सपर्ट्स हैं, ये आपस में डिस्कस करते हैं कि भैया किस तरीके से हम और बेहतर तरीके से सोलर एनर्जी को यूज कर सकें। ठीक है, अब आप ये देखिए शानदार चीज, ये सैटेलाइट इमेज है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, जो दिखता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क है जो राजस्थान में बना है, और इसको बनाने में इसी दोनों अलायंस ने मिलकर साथ में काम किया है। ठीक है, ये इकलौता प्लांट है जो पूरे
इन पूरे राजस्थान की 15% बिजली अकेले दे देता है, इतनी इसमें पावर है। समझ में आया? सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल देख लीजिए दोस्तों, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इंडिया में भरपूर जबरदस्त पॉपुलेशन करा। इसे सीक्रेट किलर कहता हूं मैं, आदि भैया के लिए सीक्रेट किलर है बेटा, कि लोग सीमेंट को इतना यूज करते हैं, घर घर में यूज हो रहा है, लेकिन सीमेंट इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर। इसके डस्ट पार्टिकल्स इतने भयंकर हैं कि आपकी नाक में घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके लंग्स को डैमेज कर देंगे, यू वोंट इवन नो। तो सीमेंट इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जहां पे बहुत लंग्स को, प्लांट्स को, सॉइल को डैमेज करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो भैया इसको हटा के हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल चीजों पे आना पड़ेगा, जैसे पत्थर, मिट्टी और नए प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज करो, रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करो वेस्टिक से। ठीक है, ये फोटो ध्यान से देखो, ये फोटो क्या है, ये फोटो है आपका ऑरोविल इंस्टीट्यूट, ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट। और ये पूरी बिल्डिंग जो तुम्हें दिख रही है ना, ये पूरी बिल्डिंग आपकी बनी है किससे, मड से, मिट्टी से, कुछ स्पेशल टेक्निक्स के। तो भैया अगर ये कर सकते हैं तो हम काहे नहीं कर सकते? ठीक है, इसीलिए हमें एनसीईआरटी ये दिखा रही है। समझ में आया? इक्विटी इन रिसोर्स एक्सेस देख लीजिए भैया, कई जगह इसको लेके इक्विटी का जो झगड़ा है वो है वाटर इनइक्वालिटी। तो मेनी अर्बन एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई। हमारे भारत में देख लो, कहीं बहुत पानी है, कहीं पानी ही नहीं है ना, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ गया है। तो ये क्या है, इन इक्वालिटी है ना, ये पूरे अर्थ पे है। एयर पॉल्यूशन को देखिए, पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल्स डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट वो जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या रिलोकेट नहीं कर सकते। अब आप सोचो, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का एक पूरी बस्ती है, उसके पास एक फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री से पोल्यूशन आ रहा है। अब वो बेचारे गरीब लोग ऐसे तो है नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, यहां से मकान बेच के चले जाएं कहीं और, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, तो बेचारे वो पोल्यूशन झेलते ही रहेंगे। ठीक है, और तीसरा है रिसोर्स बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ऑफन डू नॉट रीच लोकल कम्युनिटीज हु बेयर द एनवायरमेंटल कॉस्ट। कई बार ये छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, इनको कोई फायदा नहीं मिलता है। जो बड़ी कम्युनिटीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं या पावरफुल लोग हैं, केवल उन्हीं को इनका फायदा देखने को मिलता है। की टेक अवेज ये है भैया, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कैटेगरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज क्या है, स्टूवर्डशिप क्या है, देख लो भैया पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी के साथ हमने दोस्तों ये चैप्टर समाप्त कर दिया है। आदि भैया खड़े हैं आपके लिए हाथ में लेके एक प्यारा सा प्लांट। आई होप आपको मजा आया, अगर मजा आया तो कमेंट में लिख दीजिए आदि भैया मजा आ गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यहां पे क्लिक कर दीजिए अगली वीडियो के लिए जो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।